हे एवरीवन, सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वेलकम है। देखिए, आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी रीडिंग करना शुरू किया है, लेकिन रीड करते हुए मीनिंग निकालने के वक्त बहुत स्ट्रगल करते हैं। और काफ़ी आप में से ऐसे भी होंगे जिनकी ग्रामर पूरी हो चुकी होगी, नोट्स भी बन चुके होंगे, फिर भी अगर एक 50 वर्ड का 60 वर्ड का बड़ा सा सेंटेंस दे दिया जाए, मीनिंग निकालते हुए हाथ पांव फूलेंगे। आप ही लोगों के लिए इस क्लास को मैं लेकर के आता हूं संडेज को, द आर्ट ऑफ रीडिंग। एकदम स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको बताता हूं सेंटेंस को दिमाग में कैसे ब्रेक करना है। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, कैसे आप उसका मीनिंग निकालोगे। हमारी कोशिश ये है कि ऐसा कंटेंट आपको दिया जाए जो यूट्यूब तो छोड़ो, किसी पेड कोर्स में भी ना मिलता हो। भरोसे के साथ मैं आपको ये बात कह सकता हूं, 5 मिनट की क्लास में आप खुद ही जज कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी के आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। अच्छा, एक लाइक और एक शेयर जरूर देना। फर्स्ट सेंटेंस आपका द हिंदू से उठाया गया है। एक बार इसको पढ़ लो, आप खुद से ट्राई दो, क्या आप मीनिंग निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहले बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, सेंटेंस को जैसा लिखा हुआ है मन में पढ़ के देखो। ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ द गवर्नमेंट्स क्राइसिस रिस्पॉन्स, द गवर्नमेंट्स हाई पावर committee's chairman focused and invested in securing a free trade deal with the USA, having spent 1.5 month on negotiations every day. कोई लोड मत लो, पढ़ लो एक बार, मोटा मोटा आइडिया आपको लग जाए। ट्रेड डील की बात हो रही है अमेरिका के साथ। अब इसको वास्तव में कैसे पढ़ना है मीनिंग निकालते हुए, तो ये छोटे छोटे पीसेज आपके दिमाग में होने चाहिए। ये पीस कैसे करने हैं एक बार अपने पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए, ड्यूरिंग लास्ट वीक, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, लास्ट वीक का मतलब होता है पिछले हफ्ते। पिछले हफ्ते के दौरान कोई काम हुआ। मैंने यहाँ पे ड्यूरिंग प्रेपोजिशन को लास्ट वीक उसके ऑब्जेक्ट से जोड़ दिया है और यहाँ पे एक ब्रेक दे दिया है। छोटे छोटे ब्रेक आपको सेंटेंस में खुद ही बनाने हैं ताकि आप पिछला प्रोसेस कर पाओ। तो पिछले हफ्ते के दौरान कुछ हुआ, और ये हफ्ता किस चीज़ का था? ये हफ्ता था, ऑफ लगा के बता रहा है, सरकार के, गवर्नमेंट के क्राइसिस रिस्पॉन्स का। अब ये क्या चीज़ है भाई? क्राइसिस रिस्पॉन्स। क्राइसिस यानी आपदा, रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया। जब भी कोई क्राइसिस या आपदा आती है तो सरकार रिस्पॉन्ड करती है। कहीं तूफान आया तो लोगों को वहाँ से हटाएगी, कोई देश ने हमला कर दिया तो हमारे फौजियों को आगे भेजेगी। तो हमारे ऊपर एक क्राइसिस था और उसके रिस्पॉन्स करते हुए उसके लास्ट हफ्ते के दौरान हुआ क्या? हुआ ये कि हमारी सरकार की, गवर्नमेंट की एक हाई पावर कमेटी थी। हाई पावर आप समझ ही पा रहे हैं, बहुत पावरफुल कमेटी। और उसका जो चेयरमैन था ना, उसने दो काम किए। पहला काम क्या था? उसने किया पूरा फोकस, उसने अपना पूरा फोकस डाला। और दूसरा, उसने इन्वेस्ट किया, निवेश किया। इन्वेस्ट का मतलब होता है अपने धन, पैसे को, टाइम को, एनर्जी को किसी चीज में निवेश करना। तो एक तो उन्होंने फोकस किया और उन्होंने दूसरा निवेश किया अपने एनर्जी और टाइम को। और किस चीज में? इल लगा के बता दिया। ये फोकस भी हुआ था और निवेश भी हुआ था सिक्योर करने में, महफूज करने में या पा लेने में। सिक्योर अ डील का मतलब अंग्रेजी में होता है किसी डील को पूरा कर लेना, किसी के साथ कोई एग्रीमेंट को परवान चढ़ाना। तो इन्होंने परवान चढ़ाने में या सिक्योर करने में फोकस और इन्वेस्ट किया। और ये डील थी फ्री ट्रेड डील, ऐसा ट्रेड जिसमें कोई टैक्स ना हो, फ्री का हो, बिना टैक्स का। और ये किसके साथ थी? अमेरिका के साथ। तो ये तरीका है इसको प्रोसेस करने का। छोटे छोटे पार्ट करो। अब यहाँ क्यों रुके? यहाँ लगा हुआ था कोमा, तो यहाँ रुक गए और आगे का अलग से प्रोसेस करेंगे। हैविंग और V3 लगा हुआ है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के। इसका मतलब होता है इस काम को करने के बाद। परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज है ये ट्रेड डील जो है ना, इन्होंने हाई पावर कमेटी ने फोकस, इन्वेस्ट किया सारे लास्ट वीक के दौरान। ये तब किया जब वो ये काम कर चुके थे। हैविंग स्पेंड यानी स्पेंड कर चुके थे, बिता चुके थे। और क्या बिता चुके थे भाई? ये महीना बिता चुके थे, 1.25। क्वार्टर होता है 1/4, यानी सवा महीना बिता चुके थे। और किस चीज़ पे बिता चुके थे? ये देखो, ऑन लगा के बता रहे हैं अपने, निगोशिएशंस पे, बातचीत पे, हर रोज, एवरी डे। तो ये तरीका था इस सेंटेंस को ब्रेक करने का दिमाग में। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जल्दबाजी कोई नहीं है। आपको एक बार आर्ट सीख लेनी है, उसके बाद ये वीडियोस लेक्चर देखने की जरूरत भी नहीं है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपना खुद का चैनल चला रहे हैं। 2 साल उन्होंने सीखा, अब वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो मुझे तो इससे ज़्यादा खुशी जो है मेरे लिए हो ही नहीं सकती। तो सीख लो। ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, लास्ट वीक इसका हफ्ता है, लास्ट वीक के दौरान। और लास्ट वीक किसका था? गवर्नमेंट के क्राइसिस का या उसके रिस्पॉन्स का। हमारी गवर्नमेंट की एक हाई पावर कमेटी थी, उनके जो चेयरमैन थे ना, उन्होंने दो काम किए। एक तो उन्होंने फोकस किया और दूसरा
अपना तन मन लगा दिया, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया कि वो परवान चढ़ाएं, सिक्योर करें एक डील को। और डील होने वाली थी फ्री ट्रेड डील, और ये किसके साथ थी? ऑफ कोर्स अमेरिका द यूएसए के साथ। ये काम इन्होंने ऐसे ही नहीं किया, ये पहले एक और काम को कर चुके थे, हैविंग स्पेंड कर चुके थे, यानी बिता चुके थे एक सवा महीना, 1.25 मंथ। और किस चीज़ पे? निगोशिएशंस पे, बातचीत पे, एवरी डे, हर रोज। चलो अब देखो, इस सेंटेंस में बहुत सारी हिडन एरर्स हैं। ये तो आपने मीनिंग निकाला, अब मीनिंग निकालने के साथ में कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट्स भी सीख लो। और इसी टेक्निक से पर्सनली मैं पढ़ना और पढ़ाना पसंद करता हूं। मेरे सारे कोर्सेज इसी टेक्निक के ऊपर बेस्ड है, जिसमें आप सेंटेंस ब्रेक करके अपना कॉन्फिडेंस फील करते हो। वाईटी ऐप को डाउनलोड करें, कोर्सेज अवेलेबल ऐप पे, आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हमारा इंग्लिश अनलॉक कोर्स है, नया कोर्स है, अभी एक वीक पहले लॉन्च हुआ है। किसी भी एग्जाम की बेसिक से फाउंडेशन इस कोर्स में आपकी बन जाएगी। बेसिक ग्रामर, रीडिंग, वोकैबुलरी और इनफैक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द कोर्स। फिर आप एसएससी कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, डिफेंस की, रेलवे की, इस 150-200 घंटे के कोर्स में सब कुछ इंक्लूडेड है। कोर्स पे भी चल रहा है कुछ कूपन्स, जरूर से लगा करके डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इसको अवेल कर सकते हैं। 15 महीने की इसकी वैलिडिटी है। साथ ही आपको मिलेगा हमारा सुपर हिट राइटिंग का कोर्स, जिसमें आप लिखना सीख सकते हैं 50 से 60 घंटों में। किसी भी एग्जाम के लिए बेसिक से इंग्लिश राइटिंग आपको इस कोर्स में सिखाई गई है। इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कूपन का लगा करके। मिशन यूपीएससी कोर्स भी मिलेगा, जो राइटिंग कोर्स का एडवांस वर्जन है, जिसमें राइटिंग के सारे फॉर्मूलाज, सारे कॉन्सेप्ट्स सिविल सर्विसेज वालों के हिसाब से डिटेल के अंदर समझाए गए हैं। तो इस कोर्स को भी आप अवेल कर सकते हैं, मिशन यूपीएससी को। इस पे भी कुछ डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। ऐप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जो भी क्वेरी हो इस नंबर पे आप शेयर करें, टीम से आप इस व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं। शुरू करें? पहले ढूंढ लो आपको कौन सी दिख रही है। चलो सबसे सिंपल वाली से शुरू करता हूं पहले। देखिए, लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, प्रीवियस ईयर, अपकमिंग ईयर, ये लास्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस, अपकमिंग, इनके पहले आपको कोई प्रेपोजिशन द का इस्तेमाल नहीं करना, आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है? द लास्ट वीक, द प्रीवियस वीक, ऐसा नहीं लिखना। लेकिन ये तब है जब ये किसी प्रेपोजिशन से ना जुड़े हों। आई एम कमिंग टू योर होम नेक्स्ट वीक, मैं आ रहा हूं आपके घर अगले हफ्ते। तो नेक्स्ट वीक लिख दो, क्योंकि नेक्स्ट वीक से पहले कोई प्रेपोजिशन तो लगा ही नहीं। जब भी ये सारे वर्ड्स लास्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, अपकमिंग, है ना, वीक, मंथ और ईयर के साथ में आ जाए, किसी भी टाइम ड्यूरेशन के साथ में आ जाए, इनके पहले कोई प्रेपोजिशन ना हो, तो द लगाने की जरूरत नहीं है। ये खुद ही एडवर्ब का काम करते हैं। ये काम होने वाला है नेक्स्ट वीक। लेकिन जब ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए ना भाई साहब, तब ये पूरा का पूरा एडवर्बियल फ्रेज बनाते हैं, और इस वजह से इनका द इनके आगे लगना चाहिए। द तो इनके आगे लगना ही चाहिए, लेकिन जब ये अकेले होते हैं तब ये एडवर्ब का काम कर रहे होते हैं, तो हम निकाल देते हैं। अब इस केस में ये पूरा फ्रेज एडवर्ब का काम कर रहा है, लास्ट वीक अकेला नहीं है। अब इसको द लगाओ जो इसके आगे लगना चाहिए था। ड्यूरिंग द लास्ट वीक, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस मंथ। सिंपल कॉन्सेप्ट है, याद रहेगा हमेशा। चलो अब दूसरे पे आ जाओ, थोड़ी और ऊपर के लेवल की। देखिए, 1.25, यानी 1 सही 1/4, सवा बोल सकते हैं इसको। ठीक है? 5/4 भी बोल सकते हैं मैथमेटिकली। ये बताओ मुझे, 1 से ज्यादा है या कम है? अरे 5/4 तो 1 से ज़्यादा ही है ना भाई, 1 तो आ ही गया और फिर क्वार्टर भी आ गया। जब ये 1 से ज़्यादा है तो बाद वाला नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? अब इस पे कन्फ्यूजन होती है। सर प्लूरल तो तब होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा हो। 2 लड़के हों तो बॉयज़ लिख दूंगा, और 1 लड़का हो तो बॉय लिख दूंगा, ये तो पता ही है आपको। लेकिन दिमाग में ये मत रखो कि प्लूरल जो है 2 पे होगा या 2 से ज़्यादा पे होगा। 1 से ज़्यादा होते ही प्लूरल हो जाता है, चाहे फिर सवा ही क्यों ना हो। अब लड़का तो सवा हो नहीं सकता, तो इसलिए आप 1, 2, 3, 4 में गिन लेते हो, लेकिन महीने तो हो सकते हैं सवा में, 1.5 में। तो 1 से जैसे ही आप ऊपर निकले, सवा भी आ गया, 1.01 भी आ गया। जैसे ही आप 1 से ऊपर निकले तो आगे जो नाउन रखा है उसको आप प्लूरल में रखें। तो टेक्निकली यहाँ सवा महीना होना चाहिए, तो मंथ नहीं, सवा महीने यानी मंथ्स का इस्तेमाल आपको करना है। 1.25 मंथ्स। क्वार्टर की जगह पे हाफ भी लिखा जा सकता है, 1.5 मंथ्स। और याद रखें, अगर क्वार्टर लिख रहे हैं, हाफ लिख रहे हैं, तो उसके आगे अ लगाएं। 1.25 मंथ्स, 1.5 मंथ्स। ठीक है? तो ये थी आपकी एरर नंबर 2, बड़ी सिंपल। पहली थी ड्यूरिंग के बाद। अब तीसरी पे आ जाओ, मिली कहीं, दिखी कि नहीं दिखी? चलो तीसरी है जी, 2 पजेसिव्स का एक साथ आ जाना।
देखिए पजेसिव क्या होता है, ये अपोस्ट्रोफी एस जो है ना, ये पजेसिव होता है अंग्रेजी में। गवर्नमेंट्स क्राइसिस रिस्पॉन्स यानी सरकार के क्राइसिस का रिस्पॉन्स, ठीक है। लेकिन दो पजेसिव ऐसे अपोस्ट्रोफी एस लगा करके अंग्रेजी में एक साथ नहीं आ सकते। अगर वो एक साथ आए हुए हैं तो आपको उनको अलग करना होगा। कैसे करोगे अलग, पहले इसी को ही अलग करके दिखा देता हूं। गवर्नमेंट्स क्राइसिस रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, अगर मुझे इसको हटाना है अपोस्ट्रोफी एस को, तो मुझे क्या करना है, इसको यहां से उड़ा दो और इस पूरे को उठा के क्राइसिस रिस्पॉन्स के आगे ले आओ और बीच में जोड़ दो ऑफ, क्राइसिस रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये अपोस्ट्रोफी एस हट जाएगा। जैसे मैं लिखना चाहूं मनोज, मनोज हाउस, मनोज का घर, बड़े आसानी से आप इस अपोस्ट्रोफी एस को हटा सकते हो। कैसे हटाओगे, पहले लिख दोगे हाउस, फिर मनोज को उसके आगे ले आओगे और बीच में लगा दोगे ऑफ और अपोस्ट्रोफी एस हटा दोगे, द हाउस ऑफ मनोज या मनोज इज हाउस। अब यही काम जब दो पजेसिव एक साथ आ जाएं तब भी आपको करना होता है। द गवर्नमेंट्स हाई पावर कमिटीज, यहां एस लगा हुआ है ना, ये अपोस्ट्रोफी अकेला नहीं है, अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, पूरा देख लेना, टाइपिंग मिस्टेक है। गवर्नमेंट की हाई पावर कमेटी का जो चेयरमैन है, यहां भी अपोस्ट्रोफी और यहां भी अपोस्ट्रोफी, बीच में जो हाई पावर देख रहे हैं ये कमेटी के लिए एक एडजेक्टिव है, इसको अलग से नाउन मत मानना। ऐसा ना हो सर बीच में हाई पावर आ गया ना, दो एक साथ तो है नहीं, एक साथ ही है, ये कमेटी के लिए लगाया गया हाई पावर। कमेटी कैसी थी, बहुत पावर वाली। तो मुझे इन दोनों अपोस्ट्रोफी एस को अलग करना है। कैसे करूंगा अलग, मुझे क्या लिखना है जी, चेयरमैन लिखना है यहाँ पे और इसको पूरे को यहाँ उठा करके ले आना है और इस अपोस्ट्रोफी को एस के साथ में जो लिखा हुआ है हटा देना है। द चेयरमैन, द चेयरमैन ऑफ द गवर्नमेंट्स हाई पावर कमिटी, ये ऑफ ने इस कमिटी के अपोस्ट्रोफी एस को उड़ा दिया। दो दो अपोस्ट्रोफी एस, दो दो पजेसिव अंग्रेजी में जो एक साथ थे आपने उनको अलग कर दिया। भाई एक का ऑफ लगा करके अपोस्ट्रोफी हटा दो, अपने आप ही अलग हो गए दोनों। तो ये वाला रखा रहने दो, बाद वाले को ऑफ से अटैच करके हटा दो। द चेयरमैन ऑफ द गवर्नमेंट्स हाई पावर कमेटी। चलो ये थी थोड़े एडवांस लेवल की एरर। चलो आ जाओ लास्ट वाली पे। देखो चेयरमैन साहब ने दो काम किए थे, फोकस किया था और इन्वेस्ट किया था। मैं चाहता हूं अपने दिमाग में दो सेंटेंसेस बनाओ फोकस और इन्वेस्ट वर्ब को यूज करके। बहुत जरूरी है ये, मेरे सिखाने से नहीं आएगा, करके देखना पड़ेगा साथ में। एक सेंटेंस ये है कि मैं फोकस कर रहा हूं अपने काम पे, आई एम फोकसिंग ऑन माई वर्क। और दूसरा काम ये है जी, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं म्यूचुअल फंड में, तो आई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। समझ पा रहे हो, अगर ऐसा है तो इन्वेस्ट के बाद में इन लगना लाजमी है, क्योंकि इन लगता है, आप बोल करके देख लो, समझ करके देख लो, इन्वेस्ट इन समथिंग। लेकिन फोकस के बाद का ऑन कहां गया, फोकस के बाद का ऑन भी तो होना चाहिए। इस इन का मतलब ये हुआ कि ये इन जो है इन्वेस्ट और फोकस दोनों को लगा हुआ है, क्योंकि चीज तो एक ही है जिसपे फोकस और इन्वेस्ट हुआ है, दोनों वर्ब्स जुड़ी हुई हैं एंड से। तो ये मतलब ये हुआ कि फोकस वर्ब का प्रेपोजिशन जो ऑन है उसको भी आपको लिखना चाहिए था। तो जब भी दो वर्ब्स या तीन वर्ब्स या दो से ज़्यादा वर्ब्स अंग्रेजी में एंड कंजंक्शन से मिल जाएं और दोनों वर्ब्स का खुद का कोई एक प्रेफर्ड प्रेपोजिशन हो, जैसे फोकस के बाद में ऑन आता है, इन्वेस्ट के बाद में इन आता है, तो प्रेफर्ड प्रेपोजिशन आपको लिख ही देना है अलग से, जो है ऑब्जेक्ट आने से पहले। ठीक है ना, तो फोकस्ड ऑन एंड इन्वेस्टेड इन सिक्योरिंग अ डील, इस ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी ये सिक्योरिंग जेरेंड है, इस इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी ये सिक्योरिंग जेरेंड है, दोनों जुड़ी हुई हैं एंड से। मेरे ख्याल से लास्ट वाली थोड़ी हाई पावर थी, समझ में आ गई होगी। पिछली क्लास में ये कॉन्सेप्ट्स करवाए थे और वहीं से आपको क्विज में एक क्वेश्चन दिया था मैंने, जो भी आपके सामने सॉल्व हुआ। चलो बिना देरी के बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही तरीका, सब कुछ वही है, पहले एक बार पढ़ लो बिना किसी लोड लेने के, है ना, आराम से पढ़ो, इसको मीनिंग निकालो। ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस अगेंस्ट बांग्लादेश are to impose, but they are not even half more coercive than intended, especially considering that Bangladesh is house to a resilient export sector.
पढ़ने से मीनिंग नहीं निकला, लेकिन मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया। बात कुछ ट्रेड और बांग्लादेश की हो रही है, एक्सपोर्ट सेक्टर की हो रही है ना, और कुछ इस तरह की बात की जा रही है। बांग्लादेश पे कुछ इम्पोज करा जाएगा कोई ट्रेड रिस्ट्रिक्शन या बैन को। मीनिंग कैसे निकलेगा जब इस सेंटेंस को आप इस तरीके से दिमाग में प्रोसेस करोगे। ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस अगेंस्ट बांग्लादेश। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है पाबंदियां, ट्रेड का मतलब है व्यापार, तो व्यापारिक पाबंदियां, और किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ, अगेंस्ट बांग्लादेश। आर टू इम्पोज, ये इम्पोज होने वाली हैं। टू इन्फिनेटिव अगर बी फैमिली की वर्ब के बाद आ जाए तो किसी काम को बताता है जो फ्यूचर में होगा। आई एम टू गो, मैं जाऊंगा। शी इज टू कम, वो आएगी। रेस्ट्रिक्शंस आर टू इम्पोज, रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करेंगे। कह रहा लेकिन बट, अब कंजंक्शन बट लग गई, नया क्लोज शुरू हो गया, यहीं पे रुक जाओ, अब नए क्लोज को प्रोसेस करो। दे आर नॉट इवन हाफ लेस कोर्सिव देन इंटेंडेड। दे आया है रिस्ट्रिक्शंस के लिए, बांग्लादेश के लिए नहीं आया। कह रहा ये जो रिस्ट्रिक्शंस या पाबंदियां हैं ये नहीं है, दे आर नॉट, यहां तक कि आधी कम कोर्सिव या प्रेशराइजिंग बजाय उसके जो हमने इंटेंडेड था, जिसका हमने इंटेंशन पाला था। वर्ड्स देखो, इंटेंडेड यानी जिसका आपने इरादा बनाया हो। इंटेंडेड आउटकम वो आउटकम है जो आप चाहते थे निकले। इंटेंडेड है ना, समझ गए ना, जिसका आपने इंटेंशन किया है। कोवर्सिव का मतलब होता है जो कोवर्शन या प्रेशर का यूज करता हो, जो दबाव से भरा हो। कोवर्सिव यानी प्रेशराइजिंग, फोर्सफुल। करे लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शंस हम लगाएंगे ना, लगाने वाले हैं, ये उतनी भी कोवर्सिव नहीं है, आधी भी, जितनी की हमने सोची थी, इंटेंडेड थी, जो हमें लगता था हमें करेंगे। हमने सोचा था 100 पॉइंट्स तक लगाएंगे इन पे रिस्ट्रिक्शन, हमने 50 भी नहीं लगाई, कहने का मतलब ये। और कह रहा है ये कैसे, अब कोमा लग गया, फिर से नया कुछ शुरू हुआ है, इसको प्रोसेस करो। कह रहा है स्पेशली कंसीडरिंग दैट, खास करके कंसीडर करते हुए, इस चीज को देखते हुए, दैट वो ये, और कौन सी चीज? बांग्लादेश इज हाउस टू, बांग्लादेश घर है, हाउस है, और किसका? एक रेजिलियंट एक्सपोर्ट सेक्टर का, एक ऐसा निवेश का सेक्टर जो रेजिलियंट है, जो बहुत जुझारू है। रेजिलियंट यानी जिसको गिर के उठना जानता हो, है ना, जो गिरने का नाम ना ले या जो हारने का नाम ना ले, हिंदी में इसको बोलते हैं जुझारू। तो ये वर्ड्स तो आपको बता भी देता, तो भी ये सेंटेंस का मीनिंग निकालना मुश्किल था। एक बार रिपीट करता हूं, फिर स्ट्रक्चर पे आएंगे, अंदर की छुपी हुई एरर्स को देखना है। व्यापारिक पाबंदियां लगी हुई थी, खिलाफ लगी थी बांग्लादेश के, और हम इनको लगाने वाले हैं आर टू इम्पोज। कह रहा लेकिन ये पाबंदियां यहां तक की नहीं है, हाफ कोर्सिव भी या हाफ कम प्रेशराइजिंग भी, बजाय उसके जो इंटेंडेड था, जिसका हमने इरादा बनाया था। और ये इसलिए नहीं है, खास करके इस बात को देखते हुए, कंसीडर करते हुए कि बांग्लादेश जो है वो घर है, हाउस है, और किसका? एक ऐसे एक्सपोर्ट के सेक्टर का जो बड़ा रेजिलियंट है, जो बड़ा जुझारू है, जिसको बड़े बड़े झटके पड़ जाएं तो शायद तब भी वो गिरने का नाम ना ले। चलो अब स्ट्रक्चर देख लिया आपने। एरर्स जो एक आधी पकड़ में आई हो कमेंट्स में डाल दो, पता तो लगे मुझे, करवाऊंगा मैं सारी, एक एक करके कॉन्सेप्ट सारे देखते हैं। चलो पहले सबसे सिंपल वाली से शुरू करता हूं। देखो अभी मैंने आपको बताया टू इन्फिनेटिव अगर बी फैमिली की वर्ब के बाद लग जाए, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, तो टू इन्फिनेटिव बताता है एक ऑफिशियल शेड्यूल को। जैसे द इसरो इज टू लॉन्च अ सैटेलाइट टुमारो, इसरो जो है वो लॉन्च करेगा। इज प्लस में टू इन्फिनेटिव आ गया। टू इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, टू गो, टू कम, टू स्लीप, टू लॉन्च, टू ईट। तो इसरो जो है लॉन्च करने वाला है एक सैटेलाइट को, कल करेगा टुमारो। टुमारो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है जो आपने सीखा उस हिसाब से। लेकिन अगला सेंटेंस देखो, द सैटेलाइट इज टू लॉन्च टुमारो, सैटेलाइट जो है लॉन्च करने वाली है कल। अरे लॉन्च करने वाली है या लॉन्च होने वाली है? मतलब इसरो ही सैटेलाइट को लॉन्च करेगा और सैटेलाइट भी लॉन्च खुद को करेगी। भाई सैटेलाइट लॉन्च होगी, करी नहीं जाएगी। अगर सैटेलाइट के ऊपर काम करवाना है तो ये टू इन्फिनेटिव जो है ना, ये एक्टिव नहीं, आपको पैसिव में यूज करना होगा। है ये भी टू इन्फिनेटिव, लेकिन सेंटेंस के ऊपर काम, सब्जेक्ट के ऊपर काम करता है। पैसिव फॉर्म में टू इन्फिनेटिव बन जाता है टू प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी द सैटेलाइट इज टू लॉन्च जो है टेक्निकली एक गलत सेंटेंस है। आप लिखें द सैटेलाइट इज टू बी लॉन्च्ड, V3 लगेगा यहां।
इज टू बी लॉन्च्ड टुमारो। तो सिंपल इन्फिनेटिव को आपको एक्टिव और पैसिव सही तरीके से पकड़ना आना चाहिए। एक सेंटेंस और दिखाता हूं। द बुक वॉज टू पब्लिश नेक्स्ट ईयर। किताब पब्लिश करने वाली थी या होने वाली थी अगले साल। भाई एक किताब है वो खुद को पब्लिश कर देगी, ऐसा ही तो होता है। अरे किताब कोई लिखता है और वो ऑथर या राइटर उस किताब को पब्लिश करता है, पब्लिशर पब्लिश करता है। किताब खुद को कैसे पब्लिश करेगी? सैटेलाइट खुद को कैसे लॉन्च करेगा? बात वही है। अगर यहां पे पब्लिश होना है तो किताब को होना है, टू पब्लिश की जगह लिखें टू बी पब्लिश्ड। द बुक वॉज टू बी पब्लिश्ड द नेक्स्ट ईयर। अब इस द नेक्स्ट ईयर का द निकाल दूं या लिखा दूं? बताया था आपको मैंने, प्रीवियस, नेक्स्ट, अपकमिंग या जो भी अपने आगे अगला या पुराने की बात करते हैं ईयर, मंथ या वीक के साथ में, आपको उसका द कभी भी साथ में नहीं रखना है अगर वो बिना किसी प्रेपोजिशन के आ रहा हो। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर लिखा होता तब तो ठीक था, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर ठीक हो जाता, प्रेपोजिशन आ जाती। इन द नेक्स्ट ईयर लिखा होता तब भी ठीक था, इन आ गया, प्रेपोजिशन आ गई, जो है द का इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन द नेक्स्ट ईयर अकेला है तो यहाँ पे द का इस्तेमाल नहीं करना है और यहाँ लिखना है टू बी पब्लिश्ड। लॉजिकली सीख लिया कॉन्सेप्ट? सीख लिया तो अप्लाई करो इस पे अप्लाई करो। ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करी जाएंगी या वो खुद इंपोज होंगी? ट्रेड रिस्ट्रिक्शन को इंपोज करना पड़ेगा भाई, पाबंदियों को लगाया जाता है, पाबंदी खुद को नहीं लगाती। तो आर टू बी इंपोज नहीं होगा। तो ये थी सबसे इजी वाली एरर जो देखते ही आपको पकड़ में आ जानी चाहिए। इजी तो नहीं है ये, है ना, सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। चलो नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। नेक्स्ट वाली तो मेरे ख्याल आई गई होगी, ये तो और भी इजी है यार। देखो अगर आपके पास ऐसा कभी फ्रेज आ जाए टाइम्स, जैसे 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, कभी कभी हाफ टाइम्स भी आ जाएगा। टाइम का मतलब होता है गुणा। 2 टाइम्स यानी दुगना, दुगने को ट्वाइस भी बोल देते हैं। 3 टाइम्स यानी 3 गुना, 3 गुने को थ्राइस भी बोल देते हैं। तो टाइम्स के साथ में ट्वाइस और थ्राइस का भी ध्यान रखना। ट्वाइस यानी दुगना, 2 टाइम्स, थ्राइस यानी 3 गुना। टाइम्स के साथ में कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करना है देन के साथ। कंपैरेटिव डिग्री टाइम्स के साथ में 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स के साथ में नहीं आता। और कभी कभी आपको क्या पॉजिटिव डिग्री दी होगी लेकिन उसके साथ में लेस या मोर का इस्तेमाल किया गया होगा। नाउन भी हो सकता है कभी कभी, ये भी आपको अंग्रेजी में नहीं होने देना। लेस या मोर भी कंपैरिजन की बात ही करते हैं। लेस है ना कम, मोर यानी ज़्यादा। तो करना क्या है? करना है आपको ये, जो भी आपको एडजेक्टिव की डिग्री दी हो उस डिग्री को पॉजिटिव में करना है चेंज। इस देन को उड़ाना है, इसकी जगह लगाना है एज, और इस डिग्री की पॉजिटिव फॉर्म के पहले एक और एज लगाना है। थोड़ा टेक्निकली मैंने ज़्यादा बता दिया लेकिन प्रैक्टिकली देखोगे बहुत आसान है। सेंटेंस पे देखो, द लेटेस्ट मॉडल इज 3 टाइम्स कॉस्टलियर देन द ओल्ड वन। रॉ पनीर अट्रैक्ट्स ट्वाइस मोर जीएसटी देन कुक्ड पनीर। जो ये लेटेस्ट मॉडल है ये 3 गुना ज़्यादा महंगा है, 3 टाइम्स कॉस्टलियर है। और किसके मुकाबले? पुराने वाले के। पुराना वाला 50,000 का था, ये 1.5 लाख का है। वही तो बताया, कॉस्टलियर कैसे लग गया भाई, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री कैसे लग गई देन के साथ? 3 टाइम्स लिखा हुआ है, इसकी जगह थ्राइस भी लिख सकता था मैं। तो इसको आपको सही ऐसे करना है, कंपैरेटिव को पॉजिटिव बनाओ, कॉस्टलियर की जगह लिखो कॉस्टली, देन को उड़ाओ, इसकी जगह लिखो एज, और एक एज इसके पहले लगा दो। द लेटेस्ट मॉडल इज 3 टाइम्स एज कॉस्टली एज द ओल्ड वन। रॉ पनीर अट्रैक्ट्स ट्वाइस मोर जीएसटी देन कुक्ड पनीर। कच्चा पनीर जो है अट्रैक्ट करता है दुगना ज़्यादा जीएसटी बजाय कुक्ड पनीर के, पके हुए पनीर के। सब्जी बना लो तो जीएसटी कम लगेगा, कच्चा बेचोगे तो ज़्यादा लगेगा। क्या गलती है इसमें? ट्वाइस के साथ में मोर आ रहा है ना, तो क्या करूं, यहाँ पे ट्वाइस की जगह, ट्वाइस तो लगा रहने दो, मोर की जगह इसकी कंपैरेटिव डिग्री की जगह इसकी पॉजिटिव डिग्री लगाओ मच। ठीक है, मच होती है पॉजिटिव डिग्री, है ना, और मोर होती है कंपैरेटिव डिग्री, मोस्ट होती है सुपरलेटिव। तो मोर की याद रखना मच, तो ट्वाइस एज मच जीएसटी एज, देन को निकाल दो कुक्ड पनीर। ठीक है, एज मच जीएसटी देन की जगह पे एज। चाइनीज वेपनरी इज हाफ लेस इफेक्टिव देन रशिया। अब यहाँ पे 2 टाइम्स 3 टाइम्स नहीं, यहाँ पे हाफ आ गया। हाफ का मतलब भी तो 1/2 टाइम्स ही है। किसी चीज को आधा गुना कर दो तो आधा हो जाता है वो। यहाँ पे हाफ इज हाफ टाइम्स है। लेस इफेक्टिव लिखा हुआ है तो लेस तो वही बात कर देगा, लेस और मोर वाली।
तो करना क्या है, देन को हटाओ, एज लगाओ, बीच में पॉजिटिव डिग्री ऑलरेडी लगी हुई है, छेड़ो मत, और यहां पे एक एज और लगा दो डिग्री से बिल्कुल पहले। चाइनीज वेपनरी इज हाफ लेस, हाफ एज इफेक्टिव, लेस को भी निकालना है ना, मोर और लेस को तो निकाल ही देना है, इज हाफ एज इफेक्टिव एज रशियन, चाइना का माल रशिया के माल से आधा ही असर करता है। ठीक है, वेपनरी क्या होते हैं समझ गए ना सब, अपने गोला बारूद और जो है जंग का हथियार, जंग वाले हथियार। चलो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, अगर इसको अप्लाई करें तो यहां पे होगा ये हाफ लेस कोवर्सिव लिखा हुआ है, कोवर्सिव तो पॉजिटिव डिग्री है, लेस को निकाल दो, एज लगा दो, देन को निकाल दो, एज लगा दो, नॉट इवन हाफ एज कोवर्सिव एज इंटेंडेड, ये है एरर नंबर। चलो अब तीसरी वाली, ये आपको थोड़ी अलग ले जाके समझानी पड़ेगी, थोड़ा डिटेल में करवा रहा हूं, ये एरर मैंने आपको कई बार करवाई है लेकिन आज इसको सारे एस्पेक्ट समझा देता हूं उसके। देखो अगर कुछ समझ में ना आए, आपको लगे ये बहुत ज़्यादा भारी है सर मेरे लिए, तो अब लास्ट में एक ट्रिक का इस्तेमाल करें। होम टू जो है ना वो हाउस वर्ब के बराबर होता है हाउस, हाउसेस या हाउस्ड, V1 V2 या V3। होम जो एडजेक्टिव है होम टू, वो हाउस, हाउसेज या हाउस्ड इस वर्ब के बराबर होता है, हाउस के आगे टू का इस्तेमाल नहीं करना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, होम जो है ना अंग्रेजी में एक नाउन है, होम का मतलब होता है घर, हाउस भी एक नाउन अंग्रेजी में, हाउस का मतलब होता है घर, लेकिन होम एक एडजेक्टिव भी है, होम स्टेट मतलब वो स्टेट जहां पे आपका घर है, लेकिन हाउस एक एडजेक्टिव नहीं है, हाउस अंग्रेजी में एक वर्ब भी है। वर्ब कैसी है, वर्ब है ट्रांजिटिव। चलो अब सेंटेंसेस देख लेते हैं सारे। द जंगल वॉज अ होम या हाउस टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स, जंगल एक घर था, देखो एक अ लगा हुआ है, घर था होम या हाउस बहुत सारे जंगली जानवरों का। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, अ आर्टिकल लगा है यानी होम भी एक नाउन है और हाउस भी एक नाउन है, दोनों में से जो यूज कर लो सेंटेंस सही हो जाएगा। स्लैश का मतलब यही होता है चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, जंगल एक घर था सभी जानवरों का। सेकंड वाला देखो, जंगल वॉज होम टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स, आपने होम तो लिखा है और सिंगुलर भी है होम, लेकिन इसके आगे अ नहीं लगाया, और ऐसा पॉसिबल है क्योंकि होम एक एडजेक्टिव भी है, जैसे मैंने आपको बताया ना होम स्टेट, होम ग्राउंड, तो होम एडजेक्टिव को बिना अ के लिखा जा सकता है, यहाँ पे अ लग जाए तो भी सेंटेंस सही है, तब ये नाउन बन जाएगा, यहाँ पे अ निकल जाए तो भी सेंटेंस सही है, ये एडजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन तीसरा सेंटेंस देखो ये गलत है, द जंगल वॉज हाउस टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स, हाउस जो है एडजेक्टिव नहीं है, हाउस एडजेक्टिव नहीं है, ये नाउन है या वर्ब है, अगर इसको अकेले लिखना है तो नहीं लिख सकते हैं बिना आके, नाउन जब भी अकेला आए सिंगुलर नाउन अपने आगे अ या एन लेगा, हाउस को आपने नाउन तो बनाया नहीं, अ या एन तो लगाया नहीं, तो या फिर या तो इसके आगे अ एन लगा दो ये सही हो जाएगा सेंटेंस, या फिर हाउस को होम में बदल दो, होम अपना एक एडजेक्टिव फॉर्म लेता है बिना अ या एन के। तो तीसरे सेंटेंस में आपको एरर मिलेगी, इसको सही करना पड़ेगा। अब देखो चौथा, द जंगल हाउस्ड मैनी वाइल्ड एनिमल्स, हाउस वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है और कोई टू प्रेपोजिशन भी इसके बाद नहीं लगा है क्योंकि हाउस वर्ब जो है ट्रांजिटिव है। जंगल घर में रखता था, हाउस बना करके रखता था बहुत सारे जंगली जानवर, बिल्कुल सही सेंटेंस है। यहाँ पे V2 हाउस वर्ब को आपने इस्तेमाल किया है, यहाँ हाउस नहीं था, यहाँ हाउस नाउन था, नाउन होता नहीं इस फॉर्म में, है ना, वो एडजेक्टिव बनाया था आपने, एडजेक्टिव होता नहीं। चलो, द जंगल होम्ड मैनी वाइल्ड एनिमल्स, आपने होम वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर बताया था होम तो कोई वर्ब है नहीं, बस यही कंफ्यूजन है। आपका एग्जामिनर क्या करेगा, आपको होम को वर्ब बना के देगा और हाउस को एडजेक्टिव बना के देगा, जो कि दोनों एक काम नहीं कर पाते, नाउन फॉर्म में दोनों बराबर हैं, लेकिन ये बेचारा एडजेक्टिव है, एडिशनल काम, इसका एडिशनल काम वर्ब का है, तो आपने होम को वर्ब बना दिया जो अंग्रेजी में नहीं बन सकता, ये सेंटेंस गलत है, यहां फिर से लिखना पड़ेगा हाउस्ड, हाउस वर्ब बनानी पड़ेगी। अब लास्ट देखो, द जंगल होम टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स वॉज डेंजरस, द जंगल हाउसिंग मैनी वाइल्ड एनिमल्स वॉज डेंजरस, दोनों सेंटेंसेस सही हैं। कैसे, ये पूरा जो फ्रेज आप बीच में देख रहे हैं ये है एडजेक्टिवल फ्रेज, जो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वो जंगल जो घर था बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स का, यहाँ पे विच इज भी लिखा लग सकता है, विच इज या विच वॉज, वो लिखा नहीं हुआ पर आप इसको विच वॉज या विच इज से समझ सकते हैं। द जंगल विच वॉज होम टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स, तो ये तो वही बात हो गई, होम एडजेक्टिव का काम कर रहा है।
और वही काम आप यहाँ भी कर सकते हैं, द जंगल विच वॉज हाउसिंग। हाउस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, जो एडजेक्टिव का काम भी करती है और वर्ब का काम भी करती है। विच वॉज हाउसिंग में ये वर्ब बन जाती और ये सेंटेंस ऐसे बिल्कुल सही था। समझ गया ना, विच वॉज यहाँ पे अंडरस्टूड लिखा नहीं हुआ, फ्रेज ऐसे ही बनते हैं, बीच में से एक रिलेटिव प्रोनाउन को आप निकाल देते हैं। तो जंगल विच वॉज हाउसिंग या जंगल विच वॉज होम टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स, दोनों ही सही हैं। अब जिन बच्चों को ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत एडवांस लगा, तो उनका मेरे ख्याल से उन बच्चों के नाउन वर्ब एडजेक्टिव्स अभी तक क्लियर नहीं है, तभी आपको लगेगा, और ये हमेशा लगता ही रहेगा। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको कभी भी पूरे कॉन्फिडेंस से नहीं आ सकते जब तक आपने पार्ट ऑफ स्पीच को ब्रेक करके अंग्रेजी में नहीं पढ़ा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझसे ही पढ़ो, बहुत सारे टीचर्स हैं जहाँ से आपको समझ आए, सूट करे, वहाँ से पढ़ लेना चाहिए। हमारा भी कोर्स चल रहा है इंग्लिश अनलॉक, जहाँ पे ये चीज़ें हम डिटेल में करवाते हैं। चलो ट्रिक ये है लास्ट में, होम टू और हाउस दोनों बराबर हैं। हाउस के आगे टू मत लगाना और होम के आगे का टू मत निकालना। अगर ऐसा है तो इसको लगा के देखो, इस पे सेंटेंस कहाँ है हमारा, बांग्लादेश इज हाउस टू, गलत है ना, या तो लिखो बांग्लादेश इज को निकाल के लिख दो हाउसेज, ठीक है, या लिखो बांग्लादेश इज अ हाउस, या लिखो बांग्लादेश इज होम। होम बिना अ के भी आ जाएगा, हाउस के साथ में अ आएगा, या फिर इसको वर्ब बनाना पड़ेगा, इसको निकाल के इसको वर्ब बनाना पड़ेगा हाउसेस। तीनों में से जो तरीके से चाहें आप इसको सही कर सकते हैं। चलिए रैप अप करते हैं क्लास को। सब कुछ सीखा तो एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। पूरी देखने वाले क्लास लास्ट में लिख दिया करो सर पीडी पूरा देखा, इंटरेस्टिंग लगा हो तो पीडीआई लिख दिया करो। एक सेंटेंस आपको दे रहा हूं एज होमवर्क, जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे सारे इस पे अप्लाई होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स। आराम से इसको ब्रेक करके मीनिंग निकालो, और फर्स्ट कमेंट में मैं सारी एरर्स इस सेंटेंस की डाल रहा हूं, आप अपने निकाल लो, मेरी वाली से मैच कर लेना, पता लगे आपको कितना है ना, कितना आप कर पाए। चलिए अंटिल देन नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी कल ही। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।